Hello students and welcome back to your own channel Learn with चाहत। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपका CBSE का सैम्पल पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा हमारा पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 12th और ये सैम्पल है 25-26 के बच्चों के लिए। ठीक है जी। और ये जो आपको कितना टाइम मिलेगा इसको करने के लिए? तो आपको 3 घंटे मिलेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 80 रहेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जाते हैं जब हम, तो हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर जाते हैं, राइट? तो आज मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ, आज मैं आपको सारी वो प्रिकॉशंस भी बता दूंगी साथ के साथ। ठीक है, और कैसे किस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। और मैं क्या आपको बता दूंगी, और हम इन इंस्ट्रक्शंस को समझ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हम को इतना कभी कभी पैनिक हो जाता है कि हम इन इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, और अगर हमने इनको पहले से पढ़ के रखा हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस क्या है आपके कि 5 सेक्शन में आपका पेपर बटा रहेगा, क ख ग घ और ड में। ठीक है, और टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 1 से 12 तक क्या रहेंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, और एक एक नंबर का एक MCQ होगा। ठीक है, फिर 13 से 18 के जो प्रश्न रहेंगे वो 2-2 अंक के रहेंगे। ठीक है, फिर 19 से 23 के जो प्रश्न रहेंगे वो 4-4 अंक के होंगे, और प्रश्न संख्या 24 से 26 तक आपकी कैसी रहेगी, वो कैसी रहेगी आपकी चित्र यानी कि कार्टून बेस्ड, मानचित्र मैप बेस्ड, और क्या रहेगी अवतरण आधारित यानी पैसेज बेस्ड आपका रहेगा उसमें। ठीक है, और क्या होगा 30 से लेकर जो 27 से लेकर जो 30 तक के क्वेश्चन होंगे वो 6 मार्क्स के रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और सब में जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उन सब में इंटरनल चॉइस दी रहेगी। ठीक है, और आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन सब का आंसर कैसे करेंगी, पॉइंट्स में करेंगे। ठीक है, आप पॉइंट्स में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पैराग्राफ में बहुत होच पोच सा हो जाता है। ओके, तो अब हम करते हैं स्टार्ट किसको, हमारा फर्स्ट सेक्शन नंबर 1 खंड का 12 मार्क्स का सेक्शन है, MCQ बेस्ड सेक्शन है, हर MCQ एक एक नंबर का रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध की समाप्ति से क्या हुआ वो आप बताओगे। ठीक है, पहला, महाशक्तियों के बीच जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा था उसमें वृद्धि हुई, महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ में वृद्धि हुई। ठीक है, अब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो भाई हथियारों की होड़ में वृद्धि कहाँ से होगी, तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाता है। और बहुपक्षीय कूटनीति और सहयोग में वृद्धि हुई, तो यस, ये ग वाला ही आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। ओके, अगला है एजेंडा 21, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बेटा ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा ये किससे संबंधित है, ये है रियो सम्मेलन से संबंधित। ओके, अब है कथन वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए रहे हैं। क्या है स्टेटमेंट कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार किसी देश को सुरक्षा को अधिकांश खतरा इसकी सीमाओं के बाहर से होता है। यस, ठीक है ये स्टेटमेंट। अगला बोल रहा है कि वैश्विक राजनीति में प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, तो यस ये भी ठीक स्टेटमेंट है। आइए ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या कह रहा है ये। तो केवल एक सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन 1 और 2 सही हैं, तो यस ये थर्ड वाला आपका ग ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि देशों के उन समूहों को चुनिए जो सोवियत संघ के विघटन से पूर्व उसका हिस्सा थे। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बड़ा डीप क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क, ताजिकिस्तान, अजरबैजान और अर्मीनिया। ओके, 5th MCQ बोल रहा है कि वैश्विक सुरक्षा का विचार जो है वो निम्नलिखित में से किस दशक यानी कि डेकेड में आया? तो ये किस में आया था? ये आया था 1990 के दशक में, ये आइडिया सामने आया था। ओके, अब 6th वाला बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन के बाद कारण का के रूप में एक कथन है, उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनना है हमको। ओके, तो अभिकथन और अभिकथन कारण का। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये जो ऊपर अभिकथन वाला स्टेटमेंट है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखेंगे कि कारण वाला स्टेटमेंट ठीक है या नहीं,
ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि ये इससे मिलता जुलता है कि नहीं, ऊपर वाले से। नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो ऊपर वाले से मिलता जुलता है या नहीं है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, ऐसे आपको ये करना होगा। चलिए अब पढ़ते हैं। अभिकथन अ बोल रहा है कि जून 2005 में G8 के देशों की मीटिंग में भारत ने संकेत दिया कि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की दर विकसित देशों में होने वाले उत्सर्जन का एक बहुत ही छोटा अंश है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। 1997 में भारत द्वारा रियो पृथ्वी सम्मेलन समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। तो यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ए वाला, का वाला, कि अभिकथन का और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ओके, भारत की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय विस्तार करना, नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास, यस ये है। ओके, अगले आगे भी हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है ऑप्शन। आर्थिक शोषण को बढ़ावा देना, नो। विशिष्ट सैन्य गठबंधन बनाना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। ओके, अब 8th वाला बोल रहा है MCQ कि 1979 में भारत का कौन सा विदेश मंत्री चीन के दौरे पर गया था? तो कौन सा विदेश मंत्री गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, 9th MCQ क्या है कि निम्नलिखित में से उस नेता को पहचानिए जिसे एकात्मक मानववाद के सिद्धांत की शुरुआत की थी। तो ये किसने की थी? तो ये की थी दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ओके, आगे चलते हैं हम। 10th MCQ क्या बोल रहा है? निम्नलिखित नेताओं का उनके राजनीतिक दलों के साथ नीचे दिए गए गुटों के आधार पर सही मिलान कीजिए। अब देखिए, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। ये समझने की चीज़ है कि हम मैचिंग वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या करना होगा, 4 चीज़ों को मिलाना होगा, राइट। तो हमको इसे कैसे करना चाहिए, हमको किसी भी एक या 2 ऑप्शन को हम मिला देंगे तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। इस बात के चांसेस रहते हैं। तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम उठाती हूँ। ओके, तो मुझे पता है कि ये जो हैं ये जुड़े हुए हैं किससे, भारतीय जनसंघ से। ओके, तो मैं देखती हूँ 4th का सेकंड किस में है। तो 4th का सेकंड तो ये घ वाले में ही है। स्टिल आई विल चेक। आचार्य नरेंद्र देव का जो है वो किस में है? तो वो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित। रफ़ी अहमद किदवई किससे संबंधित हैं? तो रफ़ी अहमद किदवई हैं, ये तो बहुत हमें अच्छे से पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। एंड जो AK गोपालन है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, एंड थर्ड का फोर्थ, एंड फोर्थ का सेकंड। ओके, तो देखा, हमको अगर एक ऑप्शन भी पता होगा तो हमारा काम बन सकता है। एक या 2 ऑप्शन अगर पता रहता है तो कभी कभी देखो कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। एक या 2 ऑप्शन पता रहे तो हम आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब 11th वाला बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC कि उस नेता की पहचान कीजिए जो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने। अब ये बहुत अच्छे से पढ़ने वाली चीज़ है। देखिए, हम ये पढ़ के क्या लगा देते, सीधा ही शेख अब्दुल्ला इस पर हम टिक लगा देते, बट नहीं, यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है? यहाँ PM के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है? CM के बारे में। पहले जो है जम्मू कश्मीर में PM हुआ करते थे, बाद में क्या हुआ, वहाँ पे CM होने लगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम मोहम्मद सादिक। ओके, अब 12th वाला पार्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से इनमें से राज्यों के उनके गठन के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो नागालैंड का देखूँ मैं कब हुआ था, तो नागालैंड हुआ था 1963 में, ठीक है। पंजाब हुआ था 1966 में। ओके, एंड जो त्रिपुरा हुआ था वो उसके बाद हुआ था। तो अभी देखते हैं कि हम इससे कर पा रहे हैं या नहीं, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ नागालैंड की पहचान करी कि वो 1963 में हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड पहले वाले में किस में है, तो ये का वाले में ही है, ठीक है। और जो ये पंजाब है ये 1966 में हुआ था।
तो उसके बाद देखो यहाँ सेकंड आ रहा है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद क्या है, त्रिपुरा, फिर अरुणाचल प्रदेश बना है। ठीक है, तो आपने देखा हमने कैसे एक या दो हमको अगर पता होंगे तो हम कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं। बाकी त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके क्लास, आगे चलते हैं। अब हमारे यहाँ आ गए हैं दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, हमको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, दो दो नंबर के हैं, टोटल 12 नंबर के हैं हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए भारत के निर्माण के लिए योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग द्वारा प्रारंभ में कौन सी पहल की गई थी। तो वो मैं आइए आपको आंसर दिखाती हूँ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पे आपको आंसर दिखाती हूँ। ओके, तो योजना आयोग द्वारा क्या पहल की गई थी नए भारत के लिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखो क्या किया गया था, 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे। यस, कहाँ से और ये किससे प्रेरित था, तो ये सोवियत संघ यूएसएसआर रशिया से प्रेरित था ये। ठीक है, और 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना जो था ये के.एन. राज लेके आए थे। कौन लाए थे, के.एन. राज द्वारा थी। ठीक है, इसमें कृषक क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए बोला गया था, बांध और सिंचाई की सुविधाओं पर बल दिया गया था। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, जो भाखड़ा नांगल डैम वाला, ये भी इसी दौरान बनाए गए थे। इनमें साक्षरता दर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया था, और इनके साथ ही बचत करने, यस ठीक है, सेविंग पे भी फोकस था, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था कि विकास की गति कैसी होनी चाहिए, धीमी गति से हमको विकास करना है। ठीक है, ये 5 ईयर प्लान लाया गया था, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। ओके, और इसमें आप जो है सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में भी बता सकते हो। ठीक है, तो वो किसने लाया था और कब लाया गया था। ठीक है, आप ये यहाँ पे इन्होंने टाइम पीरियड नहीं दे रखा, आप बता सकते हो कि जो 5 ईयर प्लान थे वो 1951 से 56 तक पहला वाला लाया गया था, 56 से लेकर 62 तक, सॉरी 61 तक क्या किया गया था, ये दूसरा वाला लेके आए थे, और 61 से लेकर 66 तक थर्ड ईयर प्लान लाया गया था। ओके, आप बता सकते हो दूसरा वाला प्लान जो था वो पीसी महालनोबिस ने दिया था, उस पर इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, और कम से कम 2 कार्यक्रमों का उल्लेख इसमें करना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उतना ही, उसी हिसाब से उतना ही लिखना था। ठीक है, आइए अब हम अपने 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि मालद्वीप में लोकतंत्र स्थापित होने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। ठीक है, अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए हम चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। तो मालद्वीप क्या है, एक द्वीप राष्ट्र जो कि 1968 तक क्या था, एक सल्तनत था। ठीक है, आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी इसमें बताएंगे, और इसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली के साथ एक गणराज्य में बदल दिया गया था बाद में। फिर जून 2005 में क्या होता है, मालद्वीप की संसद में सर्वसम्मति से क्या होता है, बहुदलीय प्रणाली के लिए मतदान किया जाता है। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए। और एमडीपी, ठीक है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, एमडीपी द्वीप के राजनीतिक मामलों पर हावी है। ठीक है, इनका डोमिनेंस यहाँ पे, इस पार्टी का, एमडीपी का डोमिनेंस चलता है। 2005 के चुनावों के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, जब कुछ विपक्षी दलों को वैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है, तो इसमें से आप कोई 2 पॉइंट्स बता सकते थे। इन्होंने वैसे देखो कहीं कहीं पे हम देखेंगे तो इन्होंने जैसे पैराग्राफ में आंसर दे रखा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पॉइंट में ही आंसर करें। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पारंपरिक धारणा, ठीक है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार संयोगात्मक सुरक्षा की 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, संयोगात्मक सुरक्षा के 2 प्रकारों का आपको वर्णन करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम आ गए हैं इसके आंसर पे। ओके, निरस्त्रीकरण इसका पहला पॉइंट रहना चाहिए। ठीक है, निरस्त्रीकरण में क्या होता है, हम शस्त्रों का जो है वो त्याग कर देते हैं, हम शस्त्र उठाने पर बल नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्यों को कुछ विशेष प्रकार के हथियार त्यागने की बाध्यता होती है। ठीक है, जैसे परमाणु हथियार, जैसे जनसंहार करने वाले रासायनिक हथियारों को त्यागना। ठीक है, ये ऐसे में इसके लिए BWC एंड CWC भी लाई गई थी। फिर आ जाता है आपका विश्वास निर्माण। ठीक है, यानी विश्वास की बहाली करना, आपस में क्या करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना।
संयोगात्मक सुरक्षा विश्वास निर्माण को सुरक्षा का एक साधन मानती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि गलतफहमी अथवा गलत अवधारणा के कारण विरोधी युद्ध की ओर ना जाए। जैसे कि जो कंट्री ए है और कंट्री बी है, ये क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे पे शक है, तो ये क्या करेंगे, विश्वास की बहाली करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने प्लान्स को ये लोग शेयर करेंगे, ताकि ये इस गलत फैमिली में कि ये जो है हम पे अटैक करना चाहता है, ये वाली कंट्री हम पे अटैक करना चाहती है, इसके लिए ये आपस में जो है युद्ध ना कर लें। ठीक है। और फिर आ जाता है अस्त्र नियंत्रण। ठीक है, अस्त्र नियंत्रण आ जाता है। फिर इसके अंतर्गत क्या है, हथियारों के निर्माण अथवा हथियार प्राप्त करने को नियमित किया गया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो कि 1972 में आई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को न्यूक्लियर आक्रमण करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग करने से रोकने का प्रयास किया गया इसमें। ठीक है, और भी कोई आपको लगता है इसमें तो आप वो बता सकते हो। ओके, आप इसमें एनपीटी के बारे में बता सकते हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। ठीक है, तो ये 1968 में आई थी, आप इसके बारे में भी बता सकते हो। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया कि मंडल आयोग की नियुक्ति के कारण, ठीक है, मंडल आयोग को क्यों बनाया गया, मंडल आयोग की नियुक्ति के कारण आपको बताने हैं इसमें। ओके, तो चलिए अब हम आंसर पे चलते हैं। हम आ चुके हैं 16 के आंसर पे। तो मंडल आयोग की नियुक्ति भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों में शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन को जांचने के लिए की गई थी, राइट। और फिर क्या हुआ था, पिछले जातियों को पहचानने तथा उनके पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए सिफारिशें इसमें लाई गई थी। ठीक है, और जो मंडल आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल। आप ये भी थोड़ी बहुत बातें इसमें बता सकते हो। और इसमें क्या किया गया था, 27% आरक्षण माना गया था, और ऐसे पिछड़े वर्गों को क्या बोला गया था, ओबीसी, एक नई कैटेगरी बनी थी उस टाइम पे, राइट। ये आप बता सकते हो। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व और एक दलीय प्रणाली में क्या अंतर है। ठीक है, यानी कि एक दल का प्रभुत्व होना और एक दलीय प्रणाली होना, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो आंसर पे चलते हैं। तो क्या होता है, एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है कि प्रतिस्पर्धी लोकतांत्रिक प्रणाली में एक पार्टी राजनीतिक रूप से प्रमुख बनी रहती है, जबकि एक दलीय प्रणाली से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जहां केवल एक ही कानूनी राजनीतिक पार्टी मौजूद होती है जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि कहाँ पे था, चाइना में था। ओके, तो देखिए एक दलीय प्रभुत्व में तो क्या है, एक ही पार्टी जो है वो डोमिनेंस में रह रही है। ठीक है, क्या रह रही है वो, डोमिनेंस यानी कि प्रभुत्व में रह रही है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ था, राइट। वो क्या था, बार 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 वो क्या करा, उन्होंने चुनाव लड़ा, एक कंपटीशन को उन्होंने फेस किया। ठीक है, और उस कंपटीशन को फेस करके वो क्या हुआ, सबसे आगे निकली, वो जीती पार्टी। बार 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 उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीट्स आई, लोगों ने उनको वोट किया, पसंद किया, और तब जाके वो क्या हुआ, सत्ता में आ रही थी वो पार्टी बार बार। ठीक है, तो इसको बोला जा रहा है एक दल का प्रभुत्व। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस में था, कांग्रेस के साथ था। ठीक है, लेकिन एक दलीय प्रणाली में क्या है, यहाँ पे जो है कंपटीशन नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ पे ना संविधान में ही लिख दिया गया है कि क्या होगा, कैसा सिस्टम होगा, कैसा सिस्टम होगा, वन पार्टी सिस्टम होगा। ठीक है, एक दलीय प्रणाली हो, जैसे कि चाइना में ऐसा लिखा गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि अलग अलग पार्टियाँ चुनाव में भाग ले सकती हैं, और अलग अलग पार्टियाँ चुनाव में भाग भी लिया अलग अलग पार्टियों ने। लेकिन एक पार्टी जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था और बार बार वो सत्ता में आ रही थी, तो वो थी कांग्रेस, और उसी को बोला गया था एक दल का प्रभुत्व। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था एक दल के प्रभुत्व का दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक गरीबी का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड ये है आपके लिए कि एडवांटेज रहता है कि 2 मार्क्स में काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आई थिंक आप सभी बता लोगे। तो वैश्विक निर्धनता यानी वैश्विक गरीबी का अर्थ क्या है कि पूरे विश्व में क्या है, व्यापक निर्धनता, यानी कि पूरे विश्व में गरीबी होना।
वो क्या है, वैश्विक गरीबी। आने वाले दशकों में यह निर्धनता 9 से 10 बिलियन लोगों को अपने चंगुल में ले लेगी, ऐसा माना जाता है। वर्तमान में विश्व में जनसंख्या की वृद्धि का आधा केवल 6 देशों में, ठीक है, यानी कि केवल 6 देशों में हम देखेंगे तो हमें जनसंख्या, पूरी आधी जनसंख्या को, विश्व की आधी जनसंख्या हम कहाँ देख सकते हैं, 6 देशों में। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे हमारा भारत आता है, ठीक है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यहाँ की जनसंख्या बहुत बहुत ज़्यादा है। ओके। और विश्व के निर्धन देशों में अगले 50 वर्षों में जनसंख्या 3 गुना बढ़ने की संभावना है। ओके। तो जबकि अमीर देशों में जनसंख्या क्या हो रही है, वहाँ पे जनसंख्या घट रही है, ठीक है। और क्या है, सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि प्रति व्यक्ति अधिक आय और जनसंख्या में वृद्धि की कम दर अमीर देशों को अमीर और गरीब देशों को क्या कर रही है, और ज़्यादा गरीब बनाती जा रही है। विश्व स्तर पर इस असमानता में उत्तरी और दक्षिणी के बीच अंतर बढ़ रहा है। यानी कि उत्तरी किसकी बात की जा रही है यहाँ, उत्तरी ग्लोबल नॉर्थ, जैसे कि ये क्या है, हमारी धरती है, ठीक है। ये आप इसको ऊपर वाली दिशा को क्या बोलोगे, नॉर्थ, और नीचे वाली दिशा को क्या बोलोगे, साउथ। नॉर्थ में किसकी बात की जा रही है, डेवलप्ड देशों की, यानी कि जो देश क्या हैं, कैसे हैं, विकसित हैं, ठीक है। और साउथ में किसकी, डेवलपिंग देशों की बात की जा रही है, जो उनको काफ़ी टाइम तक गुलाम बना कर रखा गया, फिर उन्हें आज़ाद किया गया और वो अपना विकास कर रहे हैं। और उसमें से कैसे कुछ देश हम अफ्रीका में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये था आपका पूरा आंसर। ओके। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन नंबर सी पर, जिसमें हमारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल ये सेक्शन हो जाता है 20 मार्क्स का, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफ्रो एशियन एकता को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में निभाई गई भूमिका की व्याख्या करें, ठीक है। तो इसमें जो एफ्रो एशियन एकता है उसमें नेहरू जी की भूमिका पूछी जा रही है। ओके। तो नेहरू जी ने क्या किया, भारत के आकार, स्थिति और शक्ति के कारण जवाहरलाल नेहरू ने विश्व के मामलों और विशेषता एशिया में भारत की बड़ी भूमिका का सपना देखा। ओके। फिर नेहरू जी के नेतृत्व में भारत ने नव स्वतंत्र एशियाई अफ्रीकी देशों के साथ संपर्क पैदा किया। 1940 और 1950 की अगर हम बात करें तो नेहरू जी ने बड़े उत्साह के साथ एशियाई ताकत की वकालत की। उनके नेतृत्व में भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन का मार्च 1947 में क्या किया गया, आयोजन किया गया, यानी कि स्वतंत्रता से 5 महीने पहले। उस टाइम पे जो इंडिया है वो उस टाइम पे उसे इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी। 1949 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से भारत ने क्या किया, इंडोनेशिया को डच औपनिवेशिक चंगुल से मुक्त करने का भी प्रयास किया। आपको पता है जो यूरोपियंस है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ पे, लाइक फ्रांस हो गया, और ये स्पेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ये पोर्चुगल हो गया, इन्होंने क्या किया हुआ था, अलग अलग उस पे कंट्रीज़ पे कब्जा किया गया था। और भारत ने क्या किया, इंडोनेशिया की आज़ादी में भी मदद की, ठीक है। फिर 1955 में क्या होता है, इंडोनेशिया के शहर बांडुंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बांडुंग में नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीकी देशों का सम्मेलन किया गया, जिसे क्या बोला गया, बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप कुछ लिख सकते हैं। और बेटा जी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, ठीक है, और ठीक है, फिर आपको आगे ग्रेजुएशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये जो आप यहाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो ना, बांडुंग सम्मेलन, ये वो, ये आप ग्रेजुएशन में जाके बहुत डीप में पढ़ोगे, ठीक है। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के अलग क्षेत्रों में उठने वाली क्षेत्रीय मांगे विविधता में एकता के सिद्धांत को दर्शाती हैं, ठीक है। अब पूछ रहे हैं क्या आप इससे सहमत हैं, इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं, अपने उत्तर के पक्ष में उपयुक्त तर्क तर्क दीजिए, ठीक है। ये आपको बताना है कि जो भारत है उसमें अलग अलग क्षेत्रों से क्या होता है, अलग अलग आवाज़ें उठती हैं जिनको हम क्षेत्रीय मांगे बोलते हैं, ठीक है। और
ये जो क्षेत्रीय मांगे हैं ये विविधता में एकता के सिद्धांत को दर्शाती है। इसी चीज़ को हमको क्या करना है, तर्कों के माध्यम से इसको प्रूव करना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अंग है। ओके, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति लोकतांत्रिक ढंग से करनी होती है, एंड लोकतांत्रिक ढंग से ही अगर हम करेंगे तो हमारा जो देश होएगा वो बचा रहेगा, ठीक है। और जो विविधता में एकता है वो भी कायम रहेगी। भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न भागों की अलग संस्कृति, अलग भाषाएं हैं। यस, हम सब जानते हैं, वी ऑल नो कि जो भारत है वो क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। जहाँ पे क्या है, सबका वास्ट कल्चर है। यहाँ पे अलग अलग संस्कृति, हमको अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग दिखते हैं, अलग अलग वर्गों के हमको लोग इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अलग अलग ट्राइब्स को हम देख सकते हैं भारत में। विभिन्न मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से पूरा किया जाता है और केंद्र सरकार क्षेत्रीय मांगों पर ध्यान देती है, उन्हें समायोजित करती है, ठीक है। उनका जो केंद्र सरकार क्या करती है, जो भी स्टेट से मांग उठती है उनको कोशिश करती हैं कि वो उनको सॉल्व कर पाएँ। इससे भारत की विविधता में एकता की झलक मिलती है, क्योंकि सभी क्षेत्र केंद्रीय सरकार से अपनी मांगों के पूरा होने की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या एग्जाम्पल दे सकते थे, आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते थे लाइक नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते थे, मिज़ोरम का दे सकते थे इसमें, ओके। और आप इसमें क्या देख सकते थे, आप इसमें असम वाला एग्जाम्पल दे सकते थे, और आप इसमें नागालैंड वाला दे सकते थी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें दे सकते थे। 21th जो है इसमें क्या है, 21st में ए और बी पार्ट दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, यद्यपि भारत ने पूर्व कम्युनिस्ट देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, फिर भी क्या है, भारत और रूस के बीच संबंध अभी भी बहुत सबसे ज़्यादा मजबूत है। उपयुक्त तर्कों की सहायता से कारणों की व्याख्या हमको करनी है। तो यहाँ पे किस बारे में हमको बोला जा रहा है कि भारत और रूस के संबंध हमको बताने हैं, ठीक है। और 4 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर से। तो इसमें हम काफ़ी कुछ बता सकते हैं कि भारत और रूस के संबंध भारत के विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग है। इन देशों के संबंध आपसी विश्वास और आपसी साझे हितों का इतिहास है। दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व की दृष्टि रखते हैं, ये तो बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना करते हैं ये दोनों ही देश। इन संबंधों के कारण क्या है, भारत को कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जानकारी को साझा करने, मध्य एशिया तक पहुंच बनाने तथा चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने में सहायता मिलती है। ओके, तो हमारे संबंध ऐसे होने की वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी ओर क्या होता है, रूस को भी भारत से काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध है, तो फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है, क्योंकि रूस के लिए भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। यानी कि हम ज़्यादातर हथियार कहाँ से खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं रशिया से, ठीक है। भारतीय सेना अपने लिए बड़ी मात्रा में रूस से हथियार लेती है। 5th पॉइंट है, भारत के लिए रूस महत्वपूर्ण है क्योंकि कष्ट के समय उसने क्या किया है, रूस ने भारत की मदद करने के लिए वो तैयार रहता है। भारत में ज़रूरत के लिए आवश्यक तेल जो है ना, तेल जैसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ भी कहाँ से लेता है, रशिया से लेता है, ठीक है। और क्या है, रूस भारत की नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर पावर में सहायता करता है। इस चीज़ का कौन सपोर्ट करता है, रशिया हमारा सपोर्ट करता है न्यूक्लियर के लिए। उदाहरण के लिए रूस ने भारत को ज़रूरत के समय क्रायोजेनिक रॉकेट उपलब्ध करवाया था। ओके, ये हमने बहुत अच्छे से, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने अपना इस चैप्टर का वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए जल्दी से, ओके, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बी पार्ट क्या बोल रहे हैं कि सोवियत प्रणाली की किन्हीं दो नकारात्मक विशेषताओं को आपने उजागर करना है, ठीक है। 2 अच्छे और बुरे पॉइंट्स बताने हैं यूएसएसआर के बारे में आपको। तो ये आप ऐसे ना लिखकर अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके गाइज,
तो आइए हम आंसर को देखते हैं क्या दे रखा है सीबीएसई ने। सोवियत प्रणाली के सोवियत प्रणाली के अंतर्गत लोगों को जीवन का एक मानक स्तर सुनिश्चित था। मतलब बेसिक नीड्स सबको मिला करती थी। और क्या था, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल को रियायती दर पर सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध करवाया जाता था तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी उस टाइम पे उपलब्ध थी। सरकार के स्वामित्व को अधिक महत्व दिया जाता था। और क्या होता था, भूमि उत्पादक संपत्तियों पर सोवियत सरकार का नियंत्रण था। हाँ जी, तो ये आंसर हमें ऐसे दिया गया है, लेकिन अगर आप देखो इसको ऐसे, अगर आप टेबुलर फॉर्म में करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। तो आंसर देखते हैं क्या दे रखा है सीबीएसई वालों ने। तो सकारात्मक विशेषताएं हैं कि सोवियत संघ के अंतर्गत लोगों को जीवन का एक मानक स्तर सुनिश्चित था। बेसिक नीड्स जो थी वो सबकी पूरी होती थी। ठीक है, और स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल को बहुत मतलब एक रियायती दर पर उपलब्ध करवाया जाता था तथा क्या किया जाता था, कल्याणकारी योजनाएं भी उस समय उपलब्ध थी। सरकार के स्वामित्व को अधिक महत्व दिया जाता था और यही तो सोवियत प्रणाली की बहुत बड़ी विशेषता थी। भूमि और उत्पादक संपत्तियों पर क्या था, ये सोवियत सरकार का नियंत्रण था। ठीक है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ हमें देखने को नहीं मिलती है। और अब हम नकारात्मक देख लेते हैं कि सोवियत प्रणाली में नौकरशाही हावी थी। यानी क्या था, वहाँ पे एकाधिकार पनप रहा था, करप्शन भी था वहाँ पे, सत्ता सत्तात्मकवाद सत्तात्मकवाद का अभिप्राय लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ना होना, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना इसका कि यहाँ पे क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो थी ना वो जड़ होती जा रही थी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था वो क्या है, बढ़ने की जगह क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। और क्या हो रहा है, सोवियत सरकार ने परमाणु अस्त्रों तथा उपग्रह बनाने पर क्या किया है, बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था, जिससे सोवियत अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ गया था और लोगों की आवश्यक सुविधाएं जो थी वो घटने लगी थी। यानी कि इसे क्या करना था, यूएसए से कंपटीशन करना था। ठीक है, तो यूएसएसआर क्या किया जा रहा था और यूएसएसआर भी क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा ये क्या बनाए जा रहे थे, इनके बीच चल रही थी हथियारों की होड़। ये क्या बनाए जा रहे थे, हथियार बनाए जा रहे थे। ठीक है, और इसके चलते क्या हुआ, यूएसएसआर जो लोगों की जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाता है। ठीक है, और ऐसे फिर जनता में भी गुस्सा बढ़ने लगा था। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी चॉइस दे रखी है आपको। ठीक है, ए एंड बी पार्ट्स में। तो वैश्वीकरण के किन्हीं दो कारणों का विश्लेषण आपको करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण होने के कारण क्या है वो आपको बताने हैं। तो वैश्वीकरण का अगर मैं आपको मुख्य कारण बताऊं तो वो क्या है आपका, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, मेन कारण है वैश्वीकरण के बढ़ने का। और क्या देखते हैं इसका आंसर, संचार और यातायात प्रौद्योगिकी का विकास होना। ठीक है, ये क्या है, इसका कारण है। एक देश से दूसरे देश जाने, विचार के प्रवाह और वस्तुओं के प्रवाह को बढ़ाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, और क्या है, आपसी जुड़ाव, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी, इंटरकनेक्टेडनेस। आज हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज विश्व के एक भाग में घटने वाली घटनाओं विश्व के दूसरे हिस्सों में प्रभाव पड़ता है उस चीज़ से, और इसलिए परस्पर निर्भरता से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला था नहीं इस क्वेश्चन में। 22 का बी पार्ट है कि कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार ले रहा है। ठीक है, ये भी वैश्वीकरण वाले से ही आपका क्वेश्चन आया कि कल्याणकारी राज्य, जहाँ पहले राज्य जो है सरकार, राज्य मतलब सरकार जो कि कल्याण किया करती थी, अब उसका स्थान कौन ले रहा है, एमएनसीज ले रही हैं। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बाहर की विदेशी कंपनियां, उनका बाजार जो है ये क्या कर रहा है कि कल्याणकारी राज्य का स्थान लेता जा रहा है। इस परिवर्तन के कारण हुए, यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। ओके, अर्थात राज्य सरकार की कार्य करने की शक्ति सीमित हुई है।
तो अब देखो बाहर से कोई आएगा, अगर विदेशी कंपनी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सरकार है, क्योंकि सरकार को उससे फ़ायदा चाहिए, ठीक है, मतलब सरकार को देश को आगे बढ़ाने के लिए एमएनसी से फ़ायदा चाहिए होता है, तो एमएनसी की भी सरकार को क्या होता है, मान के चलनी पड़ती है। इसलिए कहने की कल्याणकारी राज्य का जो स्थान है वो बाजार लेता जा रहा है, ठीक है। बाजार कौन, ये एमएनसी लेती जा रही है। तो पूर्व कल्याणकारी राज्य का स्थान अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ले रहा है, जो केवल कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा जैसा कार्य ही कर रहा है। यानी कि बहुत बेसिक सरकार क्या कर रही है, अब आजकल अपने बहुत बेसिक काम कर रही है, जैसे कानून व्यवस्था बनाना, नागरिकों की सुरक्षा करना, ये बहुत बेसिक से ही वो काम कर रही है। अब आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में बाजार प्रमुख निर्धारक बन गया है। यानी कि किसकी किसकी लीडिंग हो रही है यहाँ पे, बाजार की। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों एमएनसीज, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी के प्रवेश से राज्य की क्षमता कम हुई है और सरकारें अपने दम पर निर्णय लेने में कमज़ोर होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें बता सकते थे कि इसके क्या कारण है कि जो कल्याणकारी राज्य है उसका स्थान बाजार लेता जा रहा है। 23rd क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहे हैं 1977 के लोकसभा चुनाव के किन्हीं 4 परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि 1975 में क्या लगा था, आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे उन्होंने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की थी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ था, जो 1977 की लोकसभा चुनाव होते हैं ना, उसमें जो इंदिरा गांधी की सरकार होती है ना, इंदिरा गांधी जो होती हैं वो बहुत बुरी तरह हार जाती हैं, ठीक है। मैंने इस पर रैपिड रिवीजन वाले भी बना रखी हैं चैप्टर की वीडियोस, अगर आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं अच्छे से, चैप्टर को भी आप उसमें रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी ज़रूर से ज़रूर करें। तो 1977 में क्या होता है, इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो हार जाती है, ठीक है, लोकसभा में, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा में क्या हुआ था, कांग्रेस की सरकार जो थी वो हारी थी, ठीक है। और क्या हुआ था, इसकी जगह कौन जीती थी, तो इसकी जगह जीती थी जनता पार्टी, ओके। और आपको पता है एक क्वेश्चन आ रखा था 2025 के बोर्ड में कि जनता पार्टी की जीत के कारण आपको उसमें बताने थे, ठीक है। तो उसी से मिलता जुलता कारण है, इसमें आप सारा बैकग्राउंड दोगे कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, चुनावों का परिणाम जो था वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया था। तो 1977 के आम चुनावों के क्या परिणाम रहे, पहली बार ऐसा हुआ था कांग्रेस को 1977 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। कहाँ, लोकसभा में, ठीक है। 1967 में भी ऐसा हुआ था कि राजनीतिक भूकंप आया था, और क्या नाम है, कांग्रेस की सरकार जो है वो हार गई थी, लेकिन ये जो था ये फिर भी स्टेट लेवल पे हुआ था, केंद्र में तो फिर भी सरकार बच गई थी, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ था, इस बार लोकसभा में हड़कंप मचा, और क्या हुआ, 1977 का जो चुनाव जो था वो कांग्रेस हार गई थी, और उसने केवल 154 मात्र सीटें उसने जीती थी, इतनी कम सीटें। और कहाँ ये हमेशा 300 प्लस 360 प्लस सीटें ला रही थी, है ना। और जनता पार्टी एवं सहयोगी दलों को क्या मिला था, 542 में से कितनी, 330 सीटें मिली थी, ओके। और जो जनता पार्टी थी उसको भी आई थिंक 295 के आसपास सीटें मिली थी, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कांग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश सभी सीटों पर हार मिली थी। यानी अब देख रहे हो सारे नॉर्थ में, उत्तर भारत में तो इन्हें बहुत करारी हार मिली थी कांग्रेस को, और जनता पार्टी को यहीं इस उत्तर भारत में बहुत अच्छी जीत मिली थी। जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई, और फिर क्या होता है, विपक्षी दलों ने वोटों को ना बंटने देने की उपयोगिता को समझा, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ था, अलग अलग जो पार्टीज थी उन्होंने मिलकर, ठीक है, क्या किया था, एक जनता पार्टी बना ली थी, और जो अदर पार्टीज थी वो भी उसी में शामिल होती जा रही थी। भाई किस कैसे भी करके क्या करेंगे, कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे, ठीक है। इतनी ज्यादती जो की है कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान, वो सारी की सारी इन्होंने क्या किया, अपने चुनाव प्रचारों में भी उसके बारे में बताया था। हाँ जी, तो अब हम आ गए अपने खंड घ पे, सेक्शन नंबर डी पे,
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है इसमें, 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटली 12 नंबर का हो जाता है। ये पहला आपको दे रखा है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। ओके, आई होप सबको विजिबल होगा अच्छे से। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, एक मोटे से अंकल जी बिठा रखे हैं और यहाँ एक गरीब सा कुछ व्यक्ति यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अगर आप इस ग्रह को बचाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाएं। ठीक है, दोनों ने क्या किया है, हाथ उठा रखा है। वहीं आप देखेंगे जो ये सूट बूट वाले हैं इंसान हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अमीर दिख रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, हाथ तो उठाया है, लेकिन देखो क्रॉस्ड फिंगर्स हैं इनकी। यानी कि क्या है, जैसे हम कसम खाते हैं तो क्या करते हैं, हम झूठ बोल रहे होते हैं, अगर कसम झूठी खा रहे होते हैं तो हम क्या बोल क्रॉस फिंगर्स बना लेते हैं, क्रंची बना लेते हैं। ठीक है, वहीं ये जो गरीब से दिख रहे हैं, इन्होंने हाथ उठाया और इन्होंने क्रॉस फिंगर्स नहीं बनाई गई हैं। तो ये किसको दिखा रहा है, ये जो आप ये देख रहे हो ना, मोटे साहब जो देख रहे हो आप, ये हैं डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, यानी कि जो विकसित देश हैं उनको ये दिखा रहा है। ठीक है, और ये आप छोटे से जो देख रहे हो, बड़े ही मतलब गरीब टाइप से, वो क्या है, ये है डेवलपिंग, जो अभी विकास कर रही हैं, उन कंट्रीज को रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्या कार्टून पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देखते हैं इसका आंसर। पहला है कि किस सम्मेलन ने पर्यावरण के मुद्दे को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला दिया। तो किसने क्या किया ये, तो ये किया गया पृथ्वी सम्मेलन में। इसी को हम रियो सम्मेलन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी को हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ था ये, 1992 में हुआ था। ओके, और अब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था। ये आपको याद रखनी है बातें। अगला है, चित्र में दिखाए गए दो व्यक्ति किसका प्रतीक है। पहली दुनिया, तीसरी दुनिया, दूसरी और तीसरी दुनिया के देशों का, और विकसित और अल्प विकसित देशों का, पहली और दूसरी दुनिया के देशों का। तो यहाँ पे पहली दुनिया कौन है भाई, तो पहली दुनिया होती है यूएसए। ठीक है, दूसरी दुनिया दूसरी दुनिया कौन है यहाँ पे, दूसरी दुनिया होती है यूएसएसआर। ठीक है, और तीसरी दुनिया कौन होती है, तो वो होती है नव स्वतंत्र देश हैं। ठीक है, जो उस टाइम पे 1945 के बाद जो आज़ाद हुए थे, वो तीसरी दुनिया होते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा विकसित और अल्प विकसित देश। ठीक है, यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी दुनिया वाला ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पे विकसित और अल्प विकसित देश जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा उस समय बहुत ज़्यादा उठ कर आ रहा था, क्योंकि पर्यावरण जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रहा था, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा था, जो ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा था। ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, इस पर बातचीत की जा रही थी। ठीक है, और क्या कहा जा रहा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है इसको लेकर, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी अपना विकास करना है। थर्ड वाला बोल रहा है, ये दो किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, भारी अंतरिक्ष, समुद्र, जंगल या फिर पृथ्वी। तो ये किसको, किस ग्रह को बचाने की बात की जा रही है, पृथ्वी को बचाने की बात की जा रही है। अगला है फोर्थ वाला कि वैश्विक उत्तर में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल है। वैश्विक उत्तर में यानी किसकी बात की जा रही है, ग्लोबल नॉर्थ की। ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था ना अर्थ बना के, तो आप आई होप आपको समझ हो गया होगा कि मैं किसकी, नॉर्थ वालों की, यानी कि विकसित देशों की बात कर रही हूँ। ओके, साउथ वाले की बात करेंगे तो क्या होंगे वो, ग्लोबल दक्षिण किस में वो आएंगे, जो विकासशील देश है। तो ये पूछ रहा है कि जो वैश्विक उत्तर यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल हैं इसमें, अफ्रीका और एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ओशियन महाद्वीप, और ये दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है आपका यूरोप और उत्तर अमेरिका। ठीक है, जब हम ग्लोबल नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो इसमें ये कंट्रीज आपकी आएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आपका चलते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है,
हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं मैप बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो देखो जब आप मैप बेस्ड क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा जी, आपको ये ध्यान में रखना है, पहले तो आप ये ना सारी ये स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सब कुछ आप क्या कर लो, याद कर लो अच्छे से। ठीक है, तो आपके लिए ना मैप बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और ट्वेल्थ में तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री करोगे उसमें भी क्या है, इंडिया का मैप है। पॉलिटिकल में भी ज़्यादातर इंडिया का मैप आता है, कुछ कुछ चैप्टर में ही वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, और जो पेपर आता है बोर्ड का, उसमें भी ज़्यादातर क्या होता है, इंडिया के मैप से ही क्वेश्चन आता है। आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी अगर वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उस वर्ल्ड मैप को क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं वर्ल्ड मैप को। ठीक है, तो अभी हमारे को इंडिया का मैप दिया गया है, आपको स्टेट अच्छे से याद करके रखनी है। आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सी स्टेट है, तो ये है बिहार। ओके, ये नीचे वाली बी वाली कौन सी है, तो बी वाली है तमिलनाडु। ठीक है, और ये डी में है आपका राजस्थान, और ये ए में कौन सी है, तो ये है HR हरियाणा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसको और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि कौन कौन सी स्टेट कौन सी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख लिया कि मार्क किसे किसे किया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें हम एक दो क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे और हम देख लेंगे कि कहाँ किसका क्या आंसर आएगा। ओके, तो वह राज्य जहां 1967 के चुनावों के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी। तो संयुक्त विधायक दल की सरकार कहाँ बनी थी? ठीक है, अगर आपको ये पता है तो वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में बताएं। नहीं पता है तो हम अगले वाला पे जाते हैं। ठीक है, वह राज्य जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था परंतु विभिन्न दलों की सहायता से सरकार बनाई गई थी। तो ऐसे तो बहुत सारे राज्य थे। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। अगला बोल रहा है कि 1967 के चुनावों में दल बदल के साथ जुड़ा हुआ एक राज्य। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि दल बदल कौन से राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था HR यानी कि हरियाणा में। और हरियाणा किस पे मार्क को रखा है, तो हरियाणा हम देखते हैं, हरियाणा है, ये है आपका A नंबर। तो ठीक है, थर्ड का हो जाएगा A वाला। फिर क्या बोल रहे हैं, फोर्थ में वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री के कामराज थे। तो मुख्यमंत्री के कामराज किसके थे, तो आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री के कामराज जो थे वो तमिलनाडु के थे। ठीक है, ओके, तो और कौन सा राज्य बच गया, और बिहार बच गया और राजस्थान बच गया। ठीक है, तो वह राज्य जहां 1967 के चुनाव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट की सरकार बनी थी, तो ये राज्य हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, और वह राज्य जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, विभिन्न दलों की सहायता से सरकार बनाई गई थी, तो ये होगा आपका जी, ये राजस्थान। ठीक है, ओके जी, तो पहले का C, ठीक है, फिर दूसरे का D, फिर उसके बाद A और P। ठीक है, तो ये हमने पहचान कर ली। अब ये पता नहीं इन्होंने देखो यहाँ इतना छोटा बॉक्स क्यों बना के दिया है, बाकी के 4 बॉक्स क्यों नहीं बनाए हैं, आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्यों किया है। मैं बना देती हूँ, चलो ठीक है। सॉरी, मेरा ना थोड़ा है, मेरे से ना सीधी लाइन नहीं खींच पाती। ठीक है, तो पहले का क्या है आपका, यहाँ पे आप 1 2 3 4 करके सीरियल नंबर डाल दोगे, यहाँ पे आप संबंधित अक्षर लिखोगे। ठीक है, तो सी कौन है, पहले का आंसर है आपका सी में है बिहार। ठीक है, फिर है आपका डी में कौन है, राजस्थान। ठीक है, ऐसे करके आप भरोगे। फिर ए में कौन है आपका, तो वो है आपका हरियाणा। ठीक है, फोर्थ का आंसर में आपका, फोर्थ का आंसर क्या था, तो वो था आपका बी, और बी में क्या था कि कामराज वाला, तमिलनाडु। ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे, आप अपना मैप भरोगे। आई होप आपको अब मैप भरना भी आ गया होगा। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं अपने 26 क्वेश्चन पे। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर क्षेत्रीय ताकतों से अलग रखने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले,
उस पर भारी ताकतों और घटनाओं का असर देखने को मिलता ही है। ये आपका पता है कौन से वाले से है? समकालीन दक्षिण एशिया वाले चैप्टर से ये आया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हाँ जी, तो पहला है इसका क्या है, पूछ रहे हैं कि किन दो देशों को भारी ताकत क्या है कहा गया है। तो देखिए, ये जो सार्क होता है ना आपका, सार्क, ठीक है, जिसमें सारे दक्षिण एशियाई देश आते हैं, ठीक है। तो सार्क में जो भी सारे देश आ रहे हैं ना, तो उसमें ना कुछ बाहरी ताकतें, ठीक है, कुछ पावरफुल देश जो हैं वो उसमें ना इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए ना एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी है, और ये इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट उनके लिए बना रहता है। तो वो बाहरी ताकतें कौन है? तो वो हैं आपका अमेरिका और चाइना, ठीक है। दो एशियाई देशों के नाम चुनिए। तो अब ये बड़ा अच्छे से देखने वाला क्वेश्चन है। अमेरिका चीन, रूस भारत, भारत चीन, भारत और अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ आपको दो एशियाई देशों के नाम चुनने थे। अब हमें लग रहा होगा कि ये जो दो ऑप्शन है ये तो दोनों ही सही है, बट नहीं, इसमें जो है ना ग वाला ऑप्शन, भारत और चीन वाला, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो खा वाले ऑप्शन को हम क्यों नहीं चुनेंगे? देखो मैं आपको बताती हूँ, जो एशिया है ना बहुत बड़ा देश है, ठीक है। ये मान लो ये एशिया है, ठीक है। आप इसको देखोगे ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया, ये आपके नॉलेज चेक करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन। अब ये जो एशिया है, सॉरी रशिया है ना, रशिया क्या है? ये ना बहुत बड़ा देश है, और ये ना ज़्यादातर जो है एशिया के हिस्से में फैला गया है, ठीक है। देखें हम लगभग 75% हम देखेंगे रशिया जो है वो एशिया के हिस्से में है। बाकी इसका यूरोप में भी ये देश फैला हुआ है, बट इसकी जो ज़्यादातर संख्या है ना वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? वो यूरोप वाली साइड पे है, ठीक है। तो इसको हम यूरेशिया भी बोलते हैं, किसको? रूस को, ठीक है। तो बिल्कुल प्योर ऑप्शन कौन से हो जाएंगे हमारे? भारत और चाइना वाले। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया देश नहीं है? तो दक्षिण एशियाई देश इन तीनों में जापान नहीं है, ठीक है। और फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेश यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये सारे हैं। चीन भी एशिया का पार्ट है, इन सारे देशों से बहुत करीब है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है। तो अब हम आ गए हैं अपने खंड नंबर पर, ठीक है। ई सेक्शन पे आ गए हैं हम, हमारा जहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, छः नंबर के हैं। टोटल 24 मार्क्स का ये सेशन हो जाता है, ठीक है। सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो इसमें हमें इसमें लगभग हमें 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम सारे 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे। सब में इंटरनल चॉइस दी गई हैं, या तो आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, ठीक है। तो 27A में क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है। यूएनओ जो हमने पढ़ा था, यूएनओ के बारे में, उसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? ऐसे कोई 4 कारण बताएं, ठीक है, जिसकी वजह से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हाँ, संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? आप इसमें इसको 2 नंबर में आंसर करना आप, और यहाँ पे 4 कारण पूछे गए हैं, तो आप इसको 4 नंबर में आंसर करना, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा कॉम्बिनेशन। चलते देखते हैं आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आ गए हैं आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, ओके, यानी कि आपके अब लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि आपको ये कैसे करने होंगे। मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करने होंगे, ठीक है। तो ये है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, राइट। तो आपको इसको कैसे करना है? पहले तो जो क्वेश्चन में एक लाइन दी गई होगी ना, उसे ही उठाकर एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। 2-3 लाइन में एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा सॉर्ट ऑफ आपका, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे? एक फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है। फ्लो चार्ट यानी कि एक तरीके का समरी हो जाएगा, जो कि ये शो करेगा कि आप उसमें क्या करोगे, बताओगे क्या, ठीक है। क्या आप उसमें बताओगे, ठीक है, वो आपका फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करेगा, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप करोगे हेडिंग्स बनाओगे, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिखा, एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ऐसे करके आपने फ्लो चार्ट बनाया था, ठीक है। अब उन्हीं ये जो शॉर्ट शॉर्ट हेडिंग लिखी थी ना, इसी को हेडिंग नंबर 1 डाल के इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर हेडिंग नंबर 2 डाल के 3 से 4 लाइन में, ठीक है, हेडिंग नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन, ओके। और ये जो आपकी हेडिंग है, ये कम से कम देखो, जो आपका पॉल साइंस है उसमें क्या होता है कि इसमें ना पॉलिटिकल साइंस में आपका क्या होता है कि आपको ना जो है आपके ना 3 पॉइंट्स लिखने को बोला जाता है जनरली। तो 3 पॉइंट्स लिखने को बोला जा रहा है, यानी कि आप इनका क्या करें, आप लिखेंगे कैसे ये, यानी कि आपका एक पॉइंट जो है वो 2 नंबर का हो गया, ओके। तो यानी कि आपकी एक हेडिंग कितनी हो जाएगी, लगभग 2 मार्क्स की हो जाएगी। तो इसको थोड़ी 3-4 लाइन की आपको लेंथ देनी है, ओके। और यही सारे जो भी शॉर्ट पॉइंट्स होंगे ना, वो आपको, जैसे अगर आप एक पॉइंट लिख रहे हो तो उसमें 2 से 3 ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स आपको कवर करके चलना होगा, ओके। ठीक है, तो आप ऐसे लॉन्ग आंसर लिख सकते हो अपने। बाकी 4 मार्क्स वाले में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था। उसमें आपको क्या करना था, एक क्वेश्चन वाली लाइन उठानी थी, ठीक है, उसे 1-2 लाइन में लिख देते, वो एक इंट्रो हो जाता। फिर हेडिंग नंबर 1 डालते, उसे 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करते। फिर हेडिंग नंबर 2 डालते, उसे 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करते। देन लास्ट में कंक्लूजन, और कंक्लूजन, इंट्रो, ये सारे 4 मार्क्स वाले में भी 6 मार्क्स वाले में भी आपको बनाना रहेगा, ओके। आई होप आपको सब ये समझ आ रहा होगा। एंड 2 मार्क्स वाले में 2 से 3 पॉइंट्स चलते हैं नॉर्मली, आप लिखो तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। फिर भी नहीं समझ में आया है तो एक मैंने प्रेजेंटेशन वाली अपनी वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो मैंने मिड टर्म के टाइम पे बनाई थी, आप जाकर उसे देख सकते हैं, ओके। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये आपके इसमें आपको हर एक में चॉइस देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 27 ये बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या अटैच कर रखा है, ऐसे कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए जिनकी वजह से भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स पूछे तो ये 4 मार्क्स का हो जाएगा, और ये आगे वाला आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब आंसर पे चलते हैं। तो ये 27A का आंसर है। पहले बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो यूएनएससी है, उसके स्थायी और अस्थायी, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वह समकालीन विश्व का प्रभावी और बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करे, है ना, हर कॉन्टिनेंट का उसमें क्या हो, एक जो है सदस्य बैठा हो। अब जैसे हम जानते हैं जब यूएनओ बना था, है ना, कब बना था, तो वो बना था 1945 में बना था, ओके। और उस टाइम पे उसमें क्या था, उस टाइम पर उसमें था जो परमानेंट मेंबर्स थे वो 5 थे, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे ना, वो कितने थे, वो 6 थे, ठीक है। बाद में 1965 में क्या होता है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे उनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी जाती है, ठीक है। तो 10 और 5 अब कितना है, 15, ठीक है। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं उसमें, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। आप देखो, हम 1965 के बाद कोई चेंज ही नहीं किया है इसमें, तो संख्या बढ़ाने की तो आवश्यकता है, ठीक है। और इसमें आप ये भी बता सकते हो कि जो यूएन है उसमें हमेशा अमेरिका का ही देखो प्रतिनिधित्व रहता है, ज़्यादातर लोग ही भी उसी के चुने जाते हैं, तो उस चीज़ का भी क्या करना चाहिए, उस चीज़ को लेकर भी कंसर्न दिखाया जाना चाहिए। भारत को स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, तो पहला पॉइंट देखेंगे तो विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में भारत महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। और क्या क्या है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक संख्या वाला देश है जहां विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां भाग रहता है, यानी कि कितनी ज़्यादा जनसंख्या है केवल भारत में। अगर देखें हम वो जो कॉफ़ी अन्नान थे, है ना, महासचिव जो थे, उन्होंने क्या किया था,
1997 में आई थिंक कुछ मानदंड बताए थे कि क्या कंडीशंस रहती हैं कि एक देश जो है वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर, अगर उसको परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर बनना है तो उसे क्या करना होता है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो उन सभी शर्तों को पूरा करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना। और क्या है, भारत ने सदैव सक्रियता दिखाई है, सक्रियता से संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाहियों में भाग लिया है उसने। और क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र के कोष में भारत का नियमित आर्थिक योगदान भी भारत को स्थायी सदस्यता बनाने के पक्ष को बल प्रदान करता है। आप इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे वो मानव अधिकारों का संरक्षण करता है ना। ऐसे कई पॉइंट्स आप लिख सकते हो। बड़ी आर्थिक ताकत है, वर्ल्ड में 4th रैंक पे आता है ना इकोनॉमी के मामले में, ये सब आप बता सकते हो। अब हम चलते हैं 27B पर, अथवा वाले क्वेश्चन पे। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से लेकर आज तक की विकास यात्रा का विवरण कीजिए। ठीक है, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से लेकर आज तक की विकास यात्रा का विवरण लिखना है। यह अपने विभिन्न अंगों और एजेंसियों के साथ कैसे कार्य करता है वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 2 क्वेश्चन पूछें तो इसमें आप 3+3 के रेशियो में से बांट सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसके चार्टर पर 51 देशों ने स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो वी ऑल नो कि 1918 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समाप्त होता है तो लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है कि वो क्या करेगा, वो अगला ऐसा कोई विश्व युद्ध होने से रोकेगा। ठीक है, बट ये क्या होता है, इस काम में नाकाम रह जाता है, अपनी इस जिम्मेदारी में वो नाकाम रह जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। देन फिर क्या होता है, आई थिंक हाँ यस 24 अक्टूबर 1945 में क्या होता है, यूएन जो है, यूएन को बनाया जाता है और उसके चार्टर पे 51 देश शामिल करते हैं। और भारत ने भी इस पर कब साइन किया था, तो 30 अक्टूबर 1945 में इसने साइन किया था। ओके, और आगे देखते हैं क्या लिखा है कि इसका मूल उद्देश्य वह प्राप्त करना था जो लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नहीं कर पाया था। राइट, कि और कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो, ये किसका उद्देश्य है, यूएन का उद्देश्य है। एंड देखें तो काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी है। हर वॉर्स होते रहते हैं लेकिन उतना बड़ा कोई ऐसा वॉर नहीं हुआ है अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें अभी तक। तो देशों के बीच संघर्षों को रोकना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। तो क्या क्या काम है हमारे यूएन का, कि देशों के बीच में लड़ाई झगड़ों को, वॉर को रोकना, और क्या आपसी सहयोग की भावना को स्थापित करवाना, ये इसका काम है। देशों के बीच संघर्षों को रोकना जो युद्धों में परिवर्तित हो सकते हैं, यदि युद्ध हो जाए तो उसके दुष्प्रभावों को कम करना। यूएन का काम क्या है, हमको स्वर्ग में ले जाने का, स्वर्ग जैसी दुनिया बनाने का उसका काम नहीं है। उसका काम क्या है, हमको नर्क से बचाना। ठीक है, नर्क से बचाना, कि दुनिया नर्क ना बन जाए, उस कंडीशन से बचाना वर्ल्ड को, ये यूएन का काम है। एंड ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है किसने दी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या लिखा है कि देशों के बीच संघर्षों के कारणों को रोकने के लिए उन्हें एक दूसरे के निकट लाना, जिससे विश्व में सामाजिक और आर्थिक विकास को बेहतर किया जा सके। ओके, अब संयुक्त राष्ट्र के अंग और एजेंसीज को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न मुद्दों पर काम करने के लिए अलग अलग अंग हैं। ओके, युद्ध और सुरक्षा तथा सदस्य देशों के बीच अंतरों को हल करने के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद में चर्चा होती है। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं, कौन कौन से, महासभा और सुरक्षा परिषद, जहाँ पे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़े मामलों के लिए निम्नलिखित एजेंसियां काम करती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, यूनिसेफ भी है और यूनेस्को भी है। ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ से फुल फॉर्म सबकी देख सकते हो हिंदी में भी।
ओके, ये सारी एजेंसीज है, इनके बारे में देखो पूछा गया, आप क्या करो कि इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना इन्हें, एक एक दो दो लाइन में, दो दो तीन तीन लाइन में जरूरी से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, यहाँ पे तो एक बहुत ही छोटा सा आपको वो दिया गया होता है कि हाँ दी आर द वैल्यू पॉइंट्स। तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 28A। प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बीच गंभीर अंतरों के बावजूद उनके बीच बनती नई सहमति को बड़ी रुचि के साथ देखा जा रहा है। इस कथन के आलोक में किन्हीं दो सहमतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि कौन से चैप्टर से है क्वेश्चन। तो यस स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन। तो 3 क्षेत्रों में आम सहमति हम देखते हैं। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप सभी राजनीतिक दलों ने शिक्षा और रोजगार में ओबीसी के लिए आरक्षण का समर्थन किया। ठीक है, वी ऑल नो कि 1978 में क्या बनाया जाता है, तो इस दौरान पे मंडल कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, मंडल कमीशन बनाया जाता है, जिसके कौन अध्यक्ष थे, तो वो थे बीपी मंडल। ठीक है, बीपी मंडल इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस मंडल की क्या सिफारिशें थी, तो इसका क्या था कि 27% ओबीसी को क्या करना है, आरक्षण देना है। किसमें, आर्थिक और सामाजिक, सॉरी हाँ, शैक्षणिक और क्या नाम है, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में इसको आरक्षण देना है। दूसरा, इसमें भूमि सुधार की भी बात की गई थी। ठीक है, तो ये इसकी सिफारिशें थी। ओके, तो टाइम के साथ क्या था कि राजनीतिक दलों की इस पर सहमति बन चुकी थी। और हम देखते हैं कि राज्य स्तरीय दलों की भूमिका। तो देश के शासन में राज्य स्तरीय दलों की भूमिका को मान्यता दी गई है। केंद्र और राज्य स्तरीय दलों के बीच की खाई कम हुई है। राज्य स्तरीय दल केंद्रीय स्तर पर सत्ता साझा कर रहे हैं और पिछले 2 दशकों से देश की राजनीति में केंद्रीय भूमिका भी निभा रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, तो व्यवहारिक विचारों पर ध्यान। अधिकांश राजनीतिक दलों का जोर वैचारिक पदों के बजाय कहाँ है, व्यवहारिक विचारों पर है। ठीक है, गठबंधन की राजनीति ने राजनीतिक गठबंधनों को वैचारिक मतभेदों से सत्ता साझाकरण समझौतों में बदल दिया है। वी ऑल नो कि जब हम गठबंधन बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, आपस में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, राइट। फोर्थ पॉइंट, नई आर्थिक नीति एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अधिकांश राजनीतिक दल आर्थिक नीतियों का समर्थन करने लगे क्योंकि उनका मानना था कि ये नीतियों देश को क्या करेगी, समृद्धि और दुनिया में आर्थिक शक्ति का दर्जा दिलाएंगी। ओके, वी ऑल नो एलपीजी क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जहां हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओके, और क्या करेंगे, हम बड़ी बड़ी एमएनसीज को क्या करेंगे, न्योता देंगे अपने देश में कि वो आए और मज़े से अपना क्या करें, जो भी उनको लगाने हैं, जो भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो भी उनको लगानी है वो लगाएं। और हमने क्या किया था, SEZs भी बनाए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए गए थे। 28B, द्विदलीय प्रणाली को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, परंतु भारत में बहुदलीय प्रणाली है। भारत में बहुदलीय प्रणाली के लाभों का आकलन कीजिए। सिंपल, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली के लाभों का आपको आकलन करना है, यानी कि बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टम के आपको लाभ बताने हैं। ठीक है, ये आगे पीछे की लाइन जो है वो आपको सिर्फ उलझाने के लिए डाली गई है कि द्विदलीय प्रणाली को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये वो। आपका मेन क्वेश्चन बस ये है, इसी को आपको आंसर करना है बहुत अच्छे से। निम्नलिखित कारणों से बहुदलीय प्रणाली बेहतर है। किन कारणों से, तानाशाही के लिए कोई स्थान नहीं। ठीक है, मतदाताओं के पास बहुविकल्प होना, और क्या है, जनमत का सच्चा प्रतिनिधित्व। फोर्थ पॉइंट, स्थायी सरकार की संभावना होना। फिफ्थ पॉइंट, प्रत्येक आकांक्षी को संसद का सदस्य बनने का अवसर मिलता है। ठीक है, और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में दूरी घटती है और सहयोग भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो वैसे तो देखो डेमोक्रेसी
जो है हमारे यहाँ, उसमें हमने क्या किया है, हमने मल्टी पार्टी सिस्टम को जगह दी है। ठीक है, मल्टी पार्टी का सिस्टम है मतलब कि बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो क्या करेंगी, आपस में चुनाव लड़ेंगी, और जो सब में सबसे बेहतर जो निकलेगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, और उसका वो क्या होएगा, वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होएगी, ऐसे में जो भी अदर पार्टीज होंगी, अगर मान लो वन पार्टी सिस्टम होता है यहाँ पे, तो वो वन पार्टी सोचती मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मेरे को हटाने वाला तो कोई है नहीं, कौन है मुझे यहाँ कंपटीशन देने वाला। तो मल्टी पार्टी होने से क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, जब और हमारे को होते हैं ना काटने वाले लोग बैठे होते हैं, तो हम सही दिशा में काम करते हैं। ओके, और हम क्या करते हैं, हम गलत काम नहीं करते हैं, तानाशाही की ओर नहीं जाते हैं। भले ही किसी दल को बहुमत प्राप्त हो, पर वह तानाशाही के मार्ग परंतु नहीं जा सकती। ठीक है, ये पता नहीं यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा है। संसदीय व्यवस्था में तानाशाही को हतोत्साहित करने के अनेक प्रावधान हैं। सेकंड है, मतदाताओं के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। अब एक पार्टी वन पार्टी सिस्टम हो या दो पार्टी सिस्टम हो, तो उसमें तो क्या है, या तो इसे दो या तो इसे दो, हैं तो दोनों ही गुंडे, चलो कोई नहीं, चलो दे देते हैं। अब मल्टी पार्टी सिस्टम होंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उसको जाकर वोट देगा, राइट, और जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले होंगे, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया होगा, उसको जिता दिया जाएगा। 1989 के चुनावों के बाद मतदाताओं के पास विकल्पों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं कि संख्या तब भी कम थी। अगर हम 1989 का देखें ना, तो 1989 में तो क्या था कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई थी। उस समय कांग्रेस में कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं था, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। वरना अब देखो, पहले तो कांग्रेस को ही बहुत ज़्यादा वोट मिलते थे। मल्टी पार्टी सिस्टम और जो विकल्प वाली यहाँ बात की गई है ना, वे ऑप्शंस तो इंडिया के पास, जो जनता थी उसके पास और भी थे पहले, लेकिन वो ये कि जो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, अब उसमें वो बात नहीं रह गई थी, तो इस वजह से उसको कम वोट्स मिल रहे थे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है कि जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व बहुदलीय प्रणाली से संसद में संस्कृति, भाषा जैसी विविधताओं के कारण अलग अलग क्षेत्र के दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है, और संसद में भारतीय विविधता झलकती है ना। अलग अलग पार्टीज होती हैं, अलग अलग लोग होते हैं, और अलग अलग लोग जब सत्ता में आते हैं तो हमारी संस्कृति और भाषा को भी बढ़ावा मिलता है, और हमारी विविधता की भी झलक देखने को मिलती है। ठीक है, हर किसी का प्रतिनिधि भी सामने आता है। स्थायी सरकार की संभावना, यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो कुछ दल गठबंधन करके स्थायी सरकार बना लेते हैं, है ना। अगर मान लो कोई एक या दो पार्टी ही होगी और उसी को बहुमत नहीं मिला, तो क्या कैसे सरकार बनेगी, क्या सत्ता में कोई बैठेगा, नहीं नहीं। लेकिन अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या होंगे, अगर ए को पूरा नहीं बहुमत नहीं मिल पाया, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा वोट ले आएगा, तो उसके साथ बाकी पार्टीज क्या करेंगी, गठबंधन बनाएंगी, और ऐसे करके वो क्या करेंगे, सरकार चलाएंगी। प्रत्येक प्रत्येक आकांक्षी को संसद का सदस्य बनने का भी अवसर मिलता है, राइट। और क्या होता है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में दूरी घटती है और सहयोग बढ़ता है, क्योंकि वही जो हमने गठबंधन वाली बात पढ़ी ना, उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी तो होगी ही, लेकिन साथ में क्षेत्रीय पार्टियां जो मतलब उतनी ज़्यादा, कहते हैं बहुत ज़्यादा फेमस, उतनी ज़्यादा पार्टीज जिनको उतने ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते हैं, जो सत्ता में नहीं आती, उनके बाद ऐसे क्या जब वो गठबंधन बनाती है तो उनके साथ क्या होता है, दूरी जो है वो कम होती है और सहयोग बढ़ता है, और वो एक दूसरे के पास आते जाते हैं और ज़्यादा। ठीक है, और साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29A, क्षेत्रीय मांगों के समायोजन तथा भाषाई राज्यों के गठन को लोकतांत्रिक माना गया। उपयुक्त तर्कों से इस कथन को उचित ठहराइए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। इसमें आप सारा वो विशाल आंध्र मूवमेंट और वो सब बताओगे, कैसे आंध्र प्रदेश बना, और कैसे फिर बाद में अलग अलग भाषाई राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और सब बने। ठीक है, वो बताओगे आप। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद
हमारे नेताओं को महसूस हुआ कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से अफरा तफरी और विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑल्दो 1920 के कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था उसमें ये बोल दिया गया था कि जो राज्यों का गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। बट लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन फिर सोचा जाता है कि जब विभाजन हो गया तो नेताओं के मन में ये भय था कि अगर भाषा के आधार पर बनाए जाते हैं राज्य तो प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है ये। ठीक है, और क्या होता है, यह भी महसूस किया गया कि इससे लोगों का ध्यान देश के सामने की अन्य सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से हट जाएगा। यानी कि जो मेन सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, शिक्षा, गरीबी, इन चीज़ों पे फोकस नहीं हो पाएगा। फिर आंध्र प्रदेश के बनने से देश के अन्य भागों में नए राज्यों को बनाने की मांग के लिए संघर्ष को बढ़ावा दिया गया, है ना। विशाल आंध्र मूवमेंट हुआ था जहाँ पे पोटी श्री रामुलु ने बोला था कि भाई अगर आप लोग आंध्र प्रदेश नाम से नहीं बनाओगे राज्य तो मैं क्या करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। और फिर वो क्या करते हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठते हैं और 56 दिनों तक वो भूख हड़ताल करते हैं। देन उनकी डेथ हो जाती है एंड उससे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है। देन सरकार को दबाव में आकर आंध्र प्रदेश बनाना पड़ता है और ऐसे करके क्या होता है, और भी राज्य जो होते हैं वो भी कहते हैं कि हमें भी आप एक अलग से भाषाई राज्य बनाएंगे। इन आंदोलनों और संघर्षों ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के लिए विवश किया जो राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर विचार करेगा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं को विभिन्न भाषाओं की सीमाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो 1953 में एसआरसी बनाया जाता है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, भाषाई पुनर्गठन आयोग। ठीक है, और 1955 में क्या करता है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो इस आयोग का काम था कि भाई इन भाषाई राज्यों को क्या करना है। तो ये अपनी रिपोर्ट में बताता है कि भाई ये जो राज्यों का पुनर्गठन है किस आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर ये होना चाहिए। ठीक है, फिर 1956 में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन नियम आ जाता है। ठीक है, भाषाई राज्य और उनके निर्माण के लिए आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति और नेताओं की प्रकृति को मूल रूप में से परिवर्तित कर दिया। इससे राजनीति और सत्ता का रास्ता अब चंद अंग्रेजी बोलने वालों की बजाय आम लोगों के लिए खोल गया। यानी कि क्या हो रहा था, अलग अलग राज्य जो थे वो भाषा के आधार पर बन रहे थे। ठीक है, और वो जो थे वो अपना सरकारी कामकाज भी अपनी लैंग्वेज में कर रहे थे। भाषाई संगठनों ने राज्यों की सीमाओं के निर्धारण के लिए एक आधार प्रदान किया। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया और विविधता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। ठीक है, अब हम देखते हैं 29B को। 1947 में भारत के विभाजन के तुरंत बाद भारत सरकार का देशी रियासतों के प्रति क्या रवैया था। वर्णन कीजिए कि देशी रियासत मणिपुर का भारत में विलय कैसे हुआ। तो ये भी चैप्टर 1 से क्वेश्चन है कि विभाजन के बाद क्या जो देशी रजवाड़े थे उनके प्रति क्या रवैया सरकार ने अपनाया, है ना। 565 रजवाड़े थे तो क्या कैसा सब कुछ उनके साथ किया, कैसे उनके साथ मैनेज किया, इतने रजवाड़ों को कैसे, वो सब आप भूमिका बताएंगे इसमें सरदार पटेल की। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे आप, मणिपुर का विलय बताएंगे कि कैसे हुआ। स्वतंत्रता के समय 565 देशी रियासतें थी। विभाजन के तुरंत बाद सांप्रदायिक हिंसा मतलब क्या होता है, धर्म से जुड़ी हिंसा, यानी कि हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे। सांप्रदायिक हिंसा जो थी वो चरम पर थी। देशी रियासतों के प्रति सरकार का रवैया निम्नलिखित बातों से संदर्शित था। क्या था कि अधिकांश रजवाड़े स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का अंग बनना चाहते थे। कुछ रजवाड़े तो भारत में अपने आप शामिल होने को राजी थे। दूसरा, कुछ जो नहीं थे शामिल तो उनको जो नहीं इतना मान रहे थे तो उन्हें स्वायत्तता देने की बात की गई।
ठीक है, ये एक लचीलापन अपनाया हमारी भारत सरकार ने। विचार था कि विविधता को समायोजित करना तथा क्षेत्रीय मांगों के प्रति नरम रवैया रखना है। ठीक है, तो स्वायत्ता भी दी गई राज्यों को। तीसरा क्या गया, विभाजन की पृष्ठभूमि में क्षेत्रों के सीमांकन पर प्रतिस्पर्धा तथा राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं का एकीकरण एवं समेकन सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया। और आपको मैं बताऊं, कुछ ऐसी रियासतें थी जो बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, वो 4 रियासतें थी, जूनागढ़ थी, जम्मू कश्मीर थी, मणिपुर थी और हैदराबाद। ये 4 रियासतें थी, जिसमें हम मणिपुर का बताएंगे कि विलय उसका कैसे हुआ हमारे भारत में। और ये सारा सब कुछ किसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, 565 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करवाया। किसने करवाया था, तो वो करवाया था सरदार पटेल जी ने। ठीक है, मणिपुर का विलय देख लेते हैं। तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह, ठीक है, नाम याद रखना है, भारतीय संघ में विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए कि मणिपुर की स्वायत्ता को बनाए रखा जाएगा। तो देखो, जो यहाँ के राजा थे ना, वो राजी थे भारतीय संघ में मिलने को, लेकिन जनता राजी नहीं थी। मणिपुर के लोगों के दबाव में महाराजा ने 1948 में चुनाव करवाया और राज्य एक संवैधानिक राजशाही बन गया। तो देखो, ये लोग क्या करते हैं, जून 1948 में ये क्या करते हैं, जनता जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है तो जून 1948 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवा दिए जाते हैं और मणिपुर वो पहला राज्य बनता है जहाँ पे इसके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं। और ऐसे यहाँ पे संवैधानिक राजशाही बन जाता है। इस प्रकार वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाने वाला मणिपुर पहला राज्य बना। भारत सरकार सितंबर 1949 में महाराजा पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने में सफल रही। इससे मणिपुर में व्यापक असंतोष और गुस्सा था। अब देखो, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो भारत सरकार थी उसने राजा जी से तो साइन करवा लिया, ठीक है, लेकिन जो जनता थी वो फिर भी क्या थी, इस बात से नाखुश थी। तो अगला है आपका क्वेश्चन, सत्ता के नए केंद्र वाले चैप्टर से 30A, एक आर्थिक संघ के रूप में आसियान, ठीक है, आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये आपको बताना है। तो आसियान के बारे में अब हम देखते हैं। ओके, तो ये 1967 में बना था, ये आपको याद रखना है। और आसियान की स्थापना मूल रूप से सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से आर्थिक विकास की गति देने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। सिद्धांत यह है, अब भी एक आर्थिक संगठन है। ओके, तो यद्यपि समग्र रूप से आसियान अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान की तुलना में काफ़ी छोटी अर्थव्यवस्था है, यानी कि हम अगर इकोनॉमी के टर्म्स में देखें तो उतना ज़्यादा अभी नहीं गया है आसियान, फिर भी इसकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से क्या हो रही है, विकसित हो रही है। इससे आसियान का अपने क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर क्या है, इन्फ्लुएंस, प्रभाव बढ़ रहा है। आसियान का उद्देश्य आसियान के देशों के बीच एक साझा बाजार और उत्पादन आधार निर्मित करना है। एक आर्थिक समुदाय के रूप में यह वर्तमान में आसियान की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, यानी कि आसियान अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर रहा है और एक साझा बाजार और उत्पादन आधार निर्मित उसको अपने देशों के बीच में करना है। ठीक है, यानी कि उसके देश ज़्यादा से ज़्यादा आपस में ट्रेड करें। 4th पॉइंट, आसियान ने अपना ध्यान विशेष निवेश, श्रम और सेवाओं के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्मित करने पर केंद्रित किया है। ठीक है, तो आसियान ने अपना ध्यान इन पर दे रहा है। अब आसियान, अमेरिका और चीन ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्मित करने के लिए क्या किया, बातचीत की है। और आसियान की वर्तमान आर्थिक मजबूती, विशेष रूप से इसकी आर्थिक प्रासंगिकता ने इसको भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए वाणिज्य और निवेश का एक आकर्षक प्रस्ताव बना दिया है। शुरू में देखिए, इंडिया और चाइना ने आसियान पे उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ये लोग भी क्या है, इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भारत ने आसियान के 2 सदस्य देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है और क्या है, आसियान के साथ एक ऐसा ही समझौता करने का प्रयास कर रहा है।
आसियान की ताकत सदस्य देशों तथा गैर क्षेत्रीय संगठनों के साथ वार्ता और परामर्श करने की नीतियों में निहित है। तो आसियान क्या है, वॉर या लड़ाई झगड़ा करने में फैसला नहीं रखता, और विश्वास नहीं रखता। और वो किस में विश्वास रखता है? बातचीत द्वारा समस्याओं का हल करने में आसियान विश्वास रखता है। अब यही इसी चैप्टर से है, क्या जापान शक्ति के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो पूरा इसमें आपको जापान के बारे में बताना है। ये बॉक्स से उठकर आया है ये क्वेश्चन। ओके। द्वितीय विश्व युद्ध में हार के वर्षों के बाद जापान प्राकृतिक संसाधनों में कमी के बावजूद एक विकसित एशियाई देश के रूप में उभरा है। हम सब जानते हैं कि 1945 में जो अमेरिका है उसने योशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था, है ना। ये जापान में ही ये दोनों जगहें हैं। और उस टाइम पे जब ये हुआ था तो जापान की इकोनॉमी बुरी तरह ख़राब हो गई थी, है ना। काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ा था। बट उसने क्या किया, बहुत ही जल्दी से अपनी इकोनॉमी को रीग्रोथ किया, ठीक है। और ये क्या है, जो इस पे है ना, क्या है, प्राकृतिक संसाधन कम है ना। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को ये इम्पोर्ट करता है। और लेकिन हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के मामले में जो जापान है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है। आज यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ओके। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है। G7 का एकमात्र एशियाई देश भी कौन है? जापान है। तो G7 में कितने देश हैं, ठीक है, टोटल आप मुझे बताओगे वो, और उनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। यह संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान देने वालों में दूसरे स्थान पर है, जो बजट का 10% योगदान के रूप में देता है। यानी कि UN में भी इसका जो योगदान है वो अच्छा खासा है। तो ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पावर को सिंबलाइज कर रही हैं। 1951 से इसका संयुक्त राज्य के साथ सुरक्षा गठबंधन भी है। जापानी संविधान के अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 9 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग करने या धमकी देने अथवा युद्ध को नकारने का संप्रभु अधिकार का प्रावधान है, ठीक है। यानी कि क्या है, बल प्रयोग को ये त्यागते हैं। आर्टिकल 9 में ये बात लिखी गई है। और क्या है, यद्यपि जापान का सैन्य खर्च सकल घरेलू उत्पाद GDP का मात्र 1% है, फिर भी यह विश्व का 7वां क्या है, बड़ा स्थान रखता है। किसमें? सैन्य खर्च के मामले में। और जापान के कुछ ब्रांड जो है, सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी, टोयोटा और उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने के लिए वो क्या है, जापान बहुत ज़्यादा फेमस है। जापान आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य भी है। यह आबादी की दृष्टि से अगर हम देखें तो हाँ, पॉपुलेशन भी है इसकी 11वां स्थान ये रखता है पॉपुलेशन के मामले में। यदि यह एशिया के अन्य शक्तिशाली देशों के साथ अपनी राजनीतिक संबंध विकसित करे तो यह विश्व में शक्ति के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर सकता है, और ये उभर भी रहा है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, और पूरा जो है सैम्पल पेपर मैंने आपका डिस्कस कर दिया है। वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों यार के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।